नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गांधी फैमिली से एसोसिएटेड 3 ट्रस्टों के एफसीआरए लाइसेंस यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस कैंसिल किए गए। एफसीआरए लाइसेंस क्यों जरूरी होता है? जैसे मान लीजिए मैं हर्षित द्विवेदी ने मैंने कोई ट्रस्ट खोला एबीसीडी। अब इस पर्टिकुलर ट्रस्ट के अंदर मुझे कॉन्ट्रीब्यूशंस की जरूरत है, डोनर्स की जरूरत है जो कि मुझे पैसा दे और उस पैसे से मैं सोशल एक्टिविटी करूंगा, कोई हॉस्पिटल चलाऊंगा, कोई स्कूल में फंडिंग दूंगा। तो ये पैसा मैं केवल डोमेस्टिक मार्केट के डोनर से नहीं उठा सकता हूं, इंटरनेशनली भी उठा सकता हूं, किसी दूसरी कंट्री से मैं पैसा मंगवा सकता हूं, बशर्ते मेरा जो फर्म है ये एबीसीडी ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अगर मेरे पास एफसीआरए लाइसेंस है तो ही मैं फॉरेन से पैसा मंगा सकता हूं। अब 3 इंडिया के अंदर एनजीओस, एक राजीव गांधी फाउंडेशन, एक है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और एक है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इन 3 ट्रस्टों के लाइसेंसेस को, एफसीआरए लाइसेंस को यहां पे सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन ट्रस्टों ने चाइनीज फंडिंग ली है। अब ये सब हुआ क्या? देखिए 2020 में केंद्र की सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि ये जो ट्रस्ट है वो किस प्रकार से चाइना वगैरह से पैसा लिया है इन्होंने पास्ट में। और ये जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई थी ना, यहाँ पे फॉरेन फंडिंग के साथ साथ पीएमएलए के प्रोविजंस को भी देखा गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स, हर चीज के जितने भी आप कह लो वेराइड मैनिफेस्टेशंस होते हैं सबको यहाँ पे कंडक्ट किया गया। एक्चुअली में ये सब चीजें शुरू कैसे हुई? क्या वो ट्रिगर था जिससे ओवरऑल यहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कांग्रेस पार्टी के इन ट्रस्टों के अगेंस्ट? तो देखिए आपको पता होगा कि 2020 में इंडिया चाइना क्राइसिस शुरू हुई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। चाइनीज फोर्सेस इनक्रोचमेंट करके इंडिया की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में घुस रही थी और उस समय पे केंद्र की सरकार के ऊपर प्रेशर था। तो अपोजिशन ने ऑब्वियस सी बात है केंद्र की सरकार को टारगेट किया। कांग्रेस ने यहां पे बीजेपी के ऊपर सवाल उठाया कि आप देश की सिक्योरिटी को जियोपार्डाइज कर रहे हो। तो इस बात को लेके बीजेपी ने काउंटर किया कि आप तो देश की सिक्योरिटी की बात करो ही मत, आपने चाइना से पैसा एक्सेप्ट किया। तो यहां पे ये मुद्दा उठा कि भाई चाइना से पैसा एक्सेप्ट किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। सवाल उठता है कौन सा पैसा एक्सेप्ट किया गया, कैसे एक्सेप्ट किया गया? क्या पॉलिटिकल पार्टी, यानी मान लीजिए आज की डेट में भी क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी क्या चाइनीज फंडिंग ले सकती है? इस प्रकार के बहुत से सवाल उठते हैं। तो कांग्रेस के कंटेक्स्ट में आपको बताऊं, 2005-6 के लगभग पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उसने पैसा डोनेट किया था किसको? राजीव गांधी फाउंडेशन। ऑब्जेक्टिव क्या था इस डोनेशन का? कि चाइना इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो किस प्रकार से ऑपरेट कर रहा है। लगभग $3 लाख की डोनेशन आई थी। हो सकता है और भी कुछ डोनेशन आई हो उन 3 अलग अलग ट्रस्टों में, क्योंकि 3 के 3 ट्रस्टों के लाइसेंस यहां पे कैंसिल हुए। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, बट हाँ ये क्लियर है कि 2005-6 की अगर राजीव गांधी फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट देखी जाए तो डेफिनेटली उसमें एक डोनर थी एम्बेसी ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। मतलब चाइनाई सरकार की तरफ से पैसा आया इंडिया के पास। मतलब ये जो हमारी रूलिंग पार्टी थी 2005-6 में, भाई कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय पे राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना की एम्बेसी से पैसा आता है और उस पैसे से इंडिया चाइना के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को स्टडी किया जाता है। तो अब पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग भी बहुत है। बीजेपी की लीडर्स बोल रहे हैं कि कोई स्टडी वगैरह नहीं है, फर्जी पैसा है, फेक पैसा है। ठीक है, मतलब ओवरऑल यहाँ पे पैसे भरे जा रहे हैं, पॉलिटिशियंस की जेबें भरी जाती है, इस प्रकार के बहुत से इल्जाम यहाँ पे लगाए गए। एक और इल्जाम, एक पॉलिसी थिंक टैंक है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टडीज, आरजीआईसीएस। इसके भी जब आप लिस्ट ऑफ डोनर्स देखोगे तो उसमें भी चाइनीज एम्बेसी आपको नजर आएगी। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये पर्टिकुलर एलिगेशंस के उठने के बाद 15 दिन के अंदर एक कमेटी बनाई गई केंद्र की सरकार के द्वारा, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जिसने इस बात को स्टडी किया कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, कंटेम्प्रेरी स्टडी वाला जो इंस्टीट्यूट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, इन्होंने क्या पैसा लिया चाइना से? और वहां पे पीएमएलए, इनकम टैक्स, सारे एंगल्स को खंगाला गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक स्पेशल डायरेक्टर को यहाँ पे हेड बनाया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग थे इस कमेटी में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग थे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हर अलग अलग मिनिस्ट्री के लोगों को मिला के ये कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 2020 से लेके 2022 तक यहाँ पे खंगाला राजीव गांधी फाउंडेशन के और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के अकाउंट को, और इसके बेसिस पे ये पता चला कि हाँ भाई सच में इन फाउंडेशंस ने पैसा लिया है चाइनीज एम्बेसी से,
चाइना से, और ओवरऑल इस पैसे को ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार से खर्च किया गया, इस बात को लेके कोई भी क्लैरिटी नहीं। तो इसीलिए इन 3 ट्रस्टों के लाइसेंस कैंसिल किए जाते हैं। तो ठीक है भाई, अब गांधी फैमिली के इन 3 ट्रस्ट के लाइसेंस कैंसिल हो गए। तो अब लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं, तो क्या ओवरऑल यहां पे गांधी फैमिली कुछ कर सकती है? जी हां, कर सकती है। अगर एफसीआरए लाइसेंस को सरकार कैंसिल करती है तो उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में कंटेस्ट कर सकते हो। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहां पे कांग्रेस या तो हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इस डिसीजन के अगेंस्ट, जो कि उनके लाइसेंसेस कैंसिल किए गए। गांधी फैमिली बोल रही है कि हमारे खिलाफ एक विच हंट चल रही है रूलिंग सरकार की तरफ। तो ठीक है, ये पॉलिटिक्स चलती रहती है। अगर आप देखो तो पिछले कुछ सालों में एनजीओ की फंडिंग से रिलेटेड, खासकर फॉरेन से जो फंडिंग आती है, उसको लेके नियम कानून बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए इंडिया के अंदर। अगर किसी एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस मिला है तो एफसीआरए उस एनजीओ से क्या बोलता है कि पहली बात तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो दिल्ली की ब्रांच है, वहां पे आपका एक अकाउंट होना चाहिए। जो भी फॉरेन से पैसा आएगा वो उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाएगा, और उस पर्टिकुलर अकाउंट से वो जो पर्टिकुलर एनजीओ है वो देश में जो बाकी अगर अगर जगह पे उनकी जो ब्रांचेस है वहां पे पैसा भेजेगा। तो मान लो मेरा कोई एनजीओ है एबीसीडी, और मेरा एनजीओ केरला में भी एक्टिव है, मध्य प्रदेश में भी एक्टिव है, मणिपुर में भी एक्टिव है, राजस्थान में भी एक्टिव है। लेकिन इन जगहों पे पैसा भेजने से पहले मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली की ब्रांच में अपना एक मेन फंड खोलना पड़ेगा। उस मेन फंड में बाहर से पैसे आएंगे और फिर उस मेन फंड से मैं अलग अलग रीजनल ऑफिस में फंड ट्रांसफर कर सकता हूं। एक और खास बात, अगर मैंने एबीसीडी नाम का अपना एनजीओ रजिस्टर किया है तो मैं किसी और एनजीओ को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। मेरे पास जो पैसा आएगा वो मेरा ही एनजीओ इस्तेमाल करेगा। ये एक और नियम कानून अभी रिसेंटली लगाए गए। इस बात को लेके सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ बड़े एनजीओ हैं, वो छोटे छोटे एनजीओ को पैसा बांटते हैं सोशल एक्टिविटीज के लिए। तो ओवरऑल छोटे छोटे एनजीओ को आसानी से पैसा नहीं मिल पाएगा। छोटे छोटे एनजीओ के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो एसबीआई मेन ब्रांच दिल्ली में ओवरऑल अपना नया अकाउंट खोल सके। तो इस प्रकार के बहुत सारे तर्क उठाए गए थे। हालांकि केंद्र की सरकार का बोलना था कि बड़े एनजीओ छोटे एनजीओ को पैसा इस शर्त पे ट्रांसफर करते हैं कि छोटे एनजीओ उनके हिसाब से ग्राउंड लेवल पे एक्टिविटी करें, जिससे ओवरऑल सच में सोशल और हेल्थ सर्विस तो होती नहीं है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज करी जाती। फिर एक और बात है, आपको एफसीआरए का लाइसेंस लेते वक्त रजिस्ट्रेशन के समय बताना होगा स्पेसिफिकली कि आपका एनजीओ करता क्या है, और जो आपका एनजीओ करता है उसी के लिए आपको पैसे खत्म करने हैं। अगर आपने किसी और कॉज के लिए पैसे खत्म किए तो भैया आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो कल की डेट में आपने एजुकेशनल और हेल्थ एक्टिविटीज के लिए एनजीओ खोला है और आप स्पेसिफिकली अपनी स्पेंडिंग को एजुकेशनल और हेल्थ के डोमेन में जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड जो नियम कानून है वो काफी स्ट्रांग हो गए, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी एनॉमली आज भी एग्जिस्ट करती है। वो एनॉमली यहां नहीं लिखी है, वो मैं आपको बताता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपने सुना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिलती है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ABCD अगर फंडिंग चाहिए तो कोई भी SBI के अंदर जा सकता है और जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। सवाल ये उठता है कि मान लो कोई फॉरेन की कंपनी है बी, उस फॉरेन की कंपनी की कोई एक सब्सिडरी है इंडिया के अंदर, बी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वो बी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की सब्सिडरी अगर जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना चाहे तो खरीद सकती है। अब बात यह है कि बी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, बट इसकी पेरेंट कंपनी तो फॉरेन में है बी। अब वो जो पेरेंट कंपनी बी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बोलेगी बी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वही करेगी। और बी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अगर एक लिमिट से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है तो यहां पे एप्रीहेंशंस खड़े होंगे कि भाई एक फॉरेन कंपनी की इंडियन सब्सिडरी एक लिमिट से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग क्यों कर रही है। क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का वायलेशन नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे वेरीफाई करने का मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है ना वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है। डिजिटलाइज सब कुछ है, 2000 से ऊपर की चीज अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो ऑनलाइन करना पड़ेगा, आप कैश के थ्रू नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी की इंडियन सब्सिडरी बड़ी क्वांटिटी में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है तो क्यों खरीद रही है? क्या वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी उसको कोई सपोर्ट देती है?
इस प्रकार के फैसेट्स को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। एक छोटा सा व्यू पॉइंट था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।